हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जिसमें कि हम इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है इसमें अंतर क्या होता है। आप लोग कई बार सुने होंगे जो अगर आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है तो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, आखिर इस दोनों में अंतर क्या होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच मुख्य अंतर उनके अध्ययन के स्तर और क्षेत्र में होता है, यानी कि उनके अध्ययन के स्तर और क्षेत्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में प्रमुख अंतर होता है। तो देख लेते हैं क्या अंतर होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है यह व्यक्तिगत इकाइयों जैसे कि उपभोक्ताओं, व्यवसायों, श्रमिकों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें कीमत, मांग, आपूर्ति और व्यक्तिगत निर्णय जो होता है इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए एक विशेष उत्पाद की मांग का अध्ययन, ये होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या होता है, ये पूरे अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। इसमें राष्ट्रीय आय, महंगाई, बेरोजगारी, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों जैसे विषय शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर का अध्ययन, तो ये होता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो क्या था व्यष्टि और क्या था समष्टि, तो याद रखना है आप लोग को कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है इसके अंतर्गत जो उपभोक्ता होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, विक्रेता होते हैं, व्यवसाय होते हैं, श्रमिक होते हैं, आर्थिक व्यवहार होते हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। समझ गए ना। जैसे कि कोई विशेष उत्पाद हो गया, उसका मांग कितना है, उस पर उसका मांग कितना है, उसका मांग बढ़ेगा घटेगा, ये सब पढ़ाई किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। और समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है इसके अंतर्गत महंगाई जो होती है, आय होती है, बेरोजगारी होती है, मौद्रिक नीति होती है, राजकोषीय नीति होती है, ये सब शामिल किया गया। और उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर कितना है, ये सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। अब अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक किस प्रकार साख पर नियंत्रण करते हैं। तो केंद्रीय बैंक जो है साख पर नियंत्रण करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। जो केंद्रीय बैंक होते हैं ये जितने भी व्यावसायिक बैंक होते हैं उन सभी बैंकों पर अपना नियंत्रण रखते हैं। और भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आरबीआई जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है। तो ये अपना नियंत्रण जो है किस तरह से व्यावसायिक बैंकों पर करते हैं। तो पहला तो बैंक दर नीति। केंद्रीय बैंक जो होते हैं ये ब्याज दर को निर्धारित करता है। जब जब बैंक दर बढ़ती है तो बैंकों के लिए उधारी महंगी हो जाती है, जिससे साख की आपूर्ति कम होती है। सिंपल सा है पॉइंट पहला कि बैंक दर नीति। तो बैंक दर जो नीति होती है इसको केंद्रीय बैंक जो है उन्हें अपने नियंत्रण में रखती है। जैसे कि केंद्रीय बैंक जो होती है बाजार दर को निर्धारित करती है, और जब बैंक दर बढ़ती है तो बैंकों की उधारी महंगी हो जाती है, जिससे कि साख की आपूर्ति कम होती है। दूसरा, ये नियंत्रण करने के लिए क्या करती है केंद्रीय बैंक, तो नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर, यानी कि केंद्रीय बैंक बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित अनुपात अपनी शाखाओं में नगद रूप में रखने के लिए बाध्य करता है। यानी कि उसका जो जितना भी बैंक का अगर टर्नओवर जितना होगा उसका कुछ निश्चित जो होगा अनुपात में अपनी शाखा में, यानी कि बैंक का जैसे आप कोई भी शाखा में जाते होंगे तो उसमें एक नगद रखने के लिए उसको बाध्य किया जाता है कि आपको इतना कैश रखना ही पड़ेगा। इस अनुपात को बढ़ाने से बैंकों की साख देने की क्षमता कम होती है। समझ गए। तो ये होता है दूसरा जो कि केंद्रीय बैंक के अंतर्गत आता है, जो कि केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों पर नियंत्रण रखने के लिए करती है। और तीसरा है मार्केट ऑप्शन ऑपरेशंस। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों से खरीदी और बिक्री के माध्यम से बाजार में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, जिससे साख पर प्रभाव पड़ता है। अब इसमें क्या होता है, तो केंद्रीय बैंक जो होते हैं सरकारी जो प्रतिभूतियां होते हैं उसकी खरीद और बिक्री के माध्यम से, किस चीज के, तो उसकी खरीद और बिक्री के माध्यम से बाजार में जो मुद्रा होती है उसकी मात्रा को नियंत्रित करती है कि बाजार में इस समय में कितना संख्या में कैश जो है वो गया हुआ है। समझ गए। ऐसा तो नहीं है, ऐसा भी तो कर सकते थे बहुत ज्यादा पैसा छाप देते हैं और जिससे सबको पैसा बांट देते, सब अमीर हो जाते हैं। लेकिन कितना पैसा छापना है, क्या कितना किस बैंक के शाखा में भेजना है, डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है, उस सब पर नियंत्रण रखता है कौन, तो केंद्रीय बैंक। तो ये तीन आपको अच्छे से याद रखना है, 3 पॉइंट। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है लेकिन 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको बस इतना ही लिखना है कि केंद्रीय बैंक किस प्रकार साख पर नियंत्रण रखता है, इन तीनों प्रकार से। समझ गए। केंद्रीय बैंक साख पर नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है, जैसे कि बैंक दर की नीति रखता है, उसके बाद नगद आरक्षित अनुपात रखता है, मार्केट ऑप्शन ऑपरेशंस रखता है, यानी कि ओएमओ रखता है। इन सभी तकनीकी उपयोगों का उपयोग करके केंद्रीय बैंक जो है यानी कि आरबीआई जो है ये सभी व्यावसायिक बैंकों पर नियंत्रण रखता है।
और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे, क्लास 12th इकोनॉमिक्स का पीडीएफ अभी तक नहीं लिए तो आप लोग भी ले सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको क्या मिलेगा, तो इस पीडीएफ में आप लोगों को जितने भी चैप्टर हैं आपके इकोनॉमिक्स में, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। और इसकी जो प्राइस है वो केवल और केवल 20 रुपीज है। इसको 20 रुपीज जो है ये पे कैसे करना और आप लोगों को लेना किस तरह से, तो ये जो पीडीएफ है तीनों, ये आपको व्हाट्सएप नंबर पर आप मिल जाएगा। आपका जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर ये जो नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर पे आपको क्या करना है, 20 रुपीज पे कर देना और इसको पे करके इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना और एक छोटा सा मैसेज कर देना इकोनॉमिक्स, जिससे ये पता चल जाए कि आपको इकोनॉमिक्स का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे पे करके, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, आपको जो पीडीएफ है वो तीनों मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, जैसे कि इसमें जितने भी चैप्टर हैं उस सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ऐड किया गया है, तो आपसे एग्जाम में आप लोगों के जितने भी प्रश्न आएंगे इकोनॉमिक्स के, अधिकतर प्रश्न आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे ना तो बुक से आएंगे, इकोनॉमिक्स के बुक से आएंगे, क्लास 12th इकोनॉमिक्स के बुक से, बुक के किसी चैप्टर से आएंगे। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि पीडीएफ में हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और या जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा कुछ इसमें ऐड किया गया। और साथ ही साथ आप लोगों को इस पीडीएफ जो पीडीएफ मिलेगा, इसमें तीसरे पीडीएफ में आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चन भी मिल जाएगा, यानी पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो आप लोगों को आंसर के साथ मिल जाएगा। और इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे इकोनॉमिक्स के, उसमें से अधिकतर प्रश्न आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, इसको ले सकते हैं 20 रुपीज केवल पे करके। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति क्या है, अतिरिक्त मांग और न्यून मांग की स्थिति में इनका कैसे प्रयोग किया जाता है। तो मौद्रिक नीति जो है वह नीति है जिसके के माध्यम से केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित करना, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। सिंपल सा है, पहले तो ये समझना पड़ेगा, इतना हम अगर छोड़ भी गए कि हमें मौद्रिक नीति होती क्या है, तो याद रखना है मौद्रिक नीति वह नीति होती है जिसके की माध्यम से केंद्रीय बैंक जो होते हैं, जैसे कि आरबीआई जो है ना, ये बैंक की अर्थव्यवस्था की मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करती है। ऐसा नहीं है कि जितने भी व्यवसायिक बैंक हो गए वो अपने मन से अपने डिसाइड करेंगे बैंक के जो ब्याज दर होते हैं उसको कौन नियंत्रित करता है, तो केंद्रीय बैंक यानी कि भारत में जो आरबीआई है वो उसको नियंत्रित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि महंगाई को नियंत्रित करना मौद्रिक नीति के अंतर्गत, और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ये सब होता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। अब क्वेश्चन क्या है कि मौद्रिक नीति तो समझ गया। अब क्वेश्चन है कि अतिरिक्त मांग और न्यून मांग की स्थिति में इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। तो इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, तो अतिरिक्त मांग, जब मांग बहुत अधिक होती है तो केंद्रीय बैंक ब्याज दर बढ़ाता है। जब मांग बहुत ज्यादा होती है तो क्या करेगा, केंद्रीय बैंक जो है वो ब्याज दर बढ़ा देता है और नगद आरक्षित अनुपात यानी कि सीएआर और वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर बढ़ाकर मुद्रा आपूर्ति को कम करता है। इससे क्या होता है कि मांग कम होती है और महंगाई पर नियंत्रित होती है। समझ गए, जब मांग बहुत अधिक हो जाती है ना तो क्या करता है बैंक जो है, केंद्रीय बैंक वो ब्याज दर को बढ़ा देता है। इससे क्या हो जाता है कि नगद आरक्षित अनुपात यानी कि सीएआर और वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर बढ़ाकर मुद्रा आपूर्ति को कम किया जाता है। इससे क्या हो जाता है कि मांग कम होती है और महंगाई जो होता है इस पर नियंत्रण किया जाता है। और दूसरा क्या करता है, तो न्यून मांग, यहाँ पर क्वेश्चन था ना, पहले क्वेश्चन समझिए कि अतिरिक्त मांग तथा न्यून मांग की स्थिति में इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। तो अतिरिक्त मांग में कैसे किया जाता है, समझ गए कि जब मांग बहुत अधिक होगी तो केंद्रीय बैंक ब्याज दर को बढ़ा देगा, समझ गए। और न्यून मांग में क्या होगा, तो न्यून मांग होगा जब मांग कम होती है तो केंद्रीय बैंक ब्याज दर कम कर देगी, यानी कि सीआर और एसएलआर घटाकर मुद्रा आपूर्ति बढ़ता है, जिससे उपभोक्ता और निवेश को प्रोत्साहन मिलता है और आर्थिक वृद्धि में मदद मिलती है। पहले तो ये समझ लिए थे आप लोग कि मौद्रिक नीति क्या है, तो मौद्रिक नीति जो है वो केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। अब अतिरिक्त मांग होगा तो क्या होगा, जब मांग बहुत अधिक होगी तो केंद्रीय बैंक का जो ब्याज दर है उसको बढ़ा देगा, और जो न्यून मांग होगी उसके अंतर्गत अगर मांग कम होगी तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा, ब्याज दर को घटा देगा, समझ गए। इससे क्या होगी, जैसे यहाँ पर देखते हैं कि ब्याज दर अगर बढ़ा देता है, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मांग बहुत अधिक थी, इससे क्या होगा, महंगाई पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी, समझ गए। तो यही होता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत अतिरिक्त मांग और न्यून मांग की स्थिति। तो इस तरह से आप लोग को इसको याद रखना है। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं और यह कैसे मापा जाता है। तो राष्ट्रीय आय एक देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाती है। यह आर्थिक प्रगति और जीवन के स्तर का एक महत्वपूर्ण मापक होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रीय आय जो होता है ना, देश में एक निश्चित अवधि के दौरान जितने भी एक भी निश्चित अवधि, यानी कि मान लीजिए आप 6 साल के दौरान, 5 साल या 1 साल या 6 महीने, यानी कि कोई एक निश्चित अवधि तय होगी, उस अवधि के दौरान जितने भी उत्पन्न वस्तु होंगी, उस देश की सेवाएं होंगी, इसका कुल जो मूल्य होगा उसको दर्शाएगी राष्ट्रीय आय। यह आर्थिक प्रगति और जीवन के स्तर को
जीवन के स्तर का एक महत्वपूर्ण मापक है। राष्ट्रीय आय को मुख्य 3 तरीकों से मापा जाता है। पहला, उत्पादन विधि। इस विधि में विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा उत्पादित कुल मूल्यों का योग किया जाता है कि जितने भी क्षेत्र हैं उसमें जितने भी उत्पादन हुए हैं उसके कुल मूल्य का योग क्या है। ये इससे क्या होता है, इससे राष्ट्रीय जो आय है इसको मापा जाता है और हर एक देश का राष्ट्रीय आय मापा जाता है। तो इस तरह से मापा जाता है। पहला तो तरीका ये होगा। दूसरा तरीका होगा कि उसका आय अवधि, यानी कि इसमें सभी प्रकार के आय जैसे वेतन, लाभ, किराया, ब्याज दर सभी को जोड़ा जाता है। और तीसरा होता है खर्च विधि। इस विधि में कुल व्यय का योग किया जाता है जिससे उपभोक्ताओं, व्यय, निवेश, सरकारी व्यय को निर्यात शामिल होते हैं। समझ गए कि अब खर्च कितना हुआ, आय क्या क्या हुआ, आमदनी क्या हुआ। सिंपल याद रखें कि उत्पादन क्या हुआ, ठीक है, आय क्या हुआ और खर्च कितना हुआ, यानी कि आमदनी कितनी हुई, खर्च कितना हुआ और उत्पादन कितना हुआ। इन तीनों तरीकों से मापा जाता है किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को। और राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो एक निश्चित अवधि के दौरान उस देश में उत्पन्न सभी वस्तुओं जो होती हैं उसका जो कुल सेवा होता है, उसका जो कुल मूल्य होता है उसी को दर्शाती है राष्ट्रीय आय। और इसको मापा जाता है उस देश में कितना उत्पादन हुआ, उस देश में कितनी आय हुई और उसमें कितना खर्च हुआ, इन तीनों को देख करके। तो यही होता है राष्ट्रीय आय और इसको इस तरह से मापा जाता है। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। और अभी तक जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स का पीडीएफ नहीं लिए ऑलरेडी आपको बता दिए कि पे करके केवल और केवल आप लोग 20 रुपीज इसको ले सकते हैं इस नंबर पे। समझ गए, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि जितने क्वेश्चन आपको बताएं ये चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समझ गए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।